हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे जो कि है हमारा आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम शुरू करेंगे इसके बेसिक्स से, जो इसके अंदर 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, और एंड में हम पहुंचेंगे जुडिशियल रिव्यू के बारे में, जो हमें सबसे आखिरी में जजमेंट मिला और कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू के बारे में हमें हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बताया। तो देखिए, जो आर्टिकल 13 है, जैसा कि हमारे आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक सभी फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात हो रही है, जो पार्ट 3 के अंदर दिया है। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर कर लिया आर्टिकल 11 तक। अब देखिए, इससे पहले हमने आर्टिकल 12 के अंदर समझा था कि स्टेट क्या होती है। स्टेट एक नॉर्मल लैंग्वेज में जिसको हम स्टेट बोलते हैं वो स्टेट नहीं होती, उसकी एक बहुत वाइड डेफिनेशन होती है, जिसके अंदर हमारा पार्लियामेंट हमारी स्टेट, हमारा लेजिस्लेचर जितना होता है, एग्जीक्यूटिव जितना होता है, स्टेट असेंबली होती है, लोकल अथॉरिटीज होती हैं, बहुत सारी चीजें इसके अलावा इंक्लूड हो जाती हैं और वो सभी स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आती हैं, जिसके अगेंस्ट हम अपने फंडामेंटल राइट्स को क्लेम करते हैं। और कुछ राइट्स ऐसे भी होते हैं जो हम इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी क्लेम करते हैं, वो अभी आर्टिकल जब आएगी वो वाले तो उसमें हम देखते रहेंगे। अब देखिए, आर्टिकल 13 को अगर हम देखें तो ये बेसिकली बात करता है ऐसे लॉज के बारे में जो कि इनकंसिस्टेंट है हमारे फंडामेंटल राइट से। जो हमें आर्टिकल 12 से आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक हमारे जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए, कुछ लॉज ऐसे हैं जो कि उससे इनकंसिस्टेंट है, या फिर अगर इनकंसिस्टेंट होते हैं तो उससे क्या होगा। और साथ ही साथ यहां पे हमें यह भी समझ आएगा कि जो वर्ड लॉ यूज किया गया इसका मतलब क्या है। अब देखिए, जब हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बना और जब ये लागू हुआ, तो ये लागू किस दिन से हुआ? 26 जनवरी 1950 से हमारे भारत के ऊपर, इंडिया के ऊपर ये कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ, लागू हुआ, एप्लीकेबल हुआ। तो उससे पहले के कुछ लॉज जो कि अभी भी हमारी कंट्री के ऊपर एप्लीकेबल है। कितने सारे लॉज हम ऐसे देखते हैं, आईपीसी है, सीपीसी है, जो कि अभी भी हम जिनको फॉलो कर रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं जो ब्रिटिश टाइम से चले आ रहे हैं हमारी कंट्री के अंदर। तो ऐसा क्यों है कि हम उन लॉज को अभी भी फॉलो कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें आर्टिकल 13 ने ये बात बोली। इसने क्या बोला आर्टिकल 13 ने? इसके अंदर 4 पॉइंट्स आते हैं, मतलब कि 4 प्रिंसिपल्स आते हैं। इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो उसमें सबसे पहली बात उसने क्या बोली? उसने बोला प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। अब प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज कौन से होंगे? जो 26 जनवरी 1950 से पहले के लॉ हैं। जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ उससे पहले के लॉज, उसको हम क्या बोलेंगे? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। तो जो भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, क्या वो इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल होंगे? उसका जवाब इसने सबसे पहले दिया। उसने बोला अगर कोई भी लॉ जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंस होने से पहले से लागू होता है, चला आ रहा है, उसके लिए हमें उसको क्या करना होगा? उसकी कंपैटिबिलिटी देखनी होगी। क्या देखनी होगी? कंपैटिबिलिटी देखनी होगी। क्या वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को कहीं वायलेट तो नहीं कर रहा, कहीं वो इनकंसिस्टेंट तो नहीं है हमारे फंडामेंटल राइट से किसी भी तरीके से। अगर वो कहीं पे भी इनकंसिस्टेंट नहीं है और वो कंपेटेबल है, तो उसको हम क्या मान लेंगे? वैलिड मान लेंगे और हमारे ऊपर वैसा का वैसा एप्लीकेबल रहेगा। और अगर कहीं भी ऐसा मिलता है कि वो कंपेटेबल नहीं है, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो फिर वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। अब यहां पे एक एग्जांपल आता है, एक एजुकेशन एक्ट था 1930 का। इसका मतलब कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था वो। उसके अंदर एक ऐसी चीज थी जहां पे बोला गया कि एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के अंदर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर एक पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को एडमिशन नहीं मिलेगा, जो कि हमारे आर्टिकल 15 को वायलेट करता है। तो अब इस लॉ ने हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट किया, मतलब कि कंपेटेबल लॉ नहीं है, इनकंसिस्टेंट है हमारे फंडामेंटल राइट से, इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हुआ और ये हट गया। तो इस तरीके से हम सब समझ सकते हैं कि कौन से प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हमारे ऊपर एप्लीकेबल रहेंगे और कौन से प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। इसको देखते हुए हमें यह भी समझ आया कि ये जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज का कंसेप्ट है आर्टिकल 13 का, ये प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है, ना कि रेट्रोस्पेक्टिव है। प्रोस्पेक्टिव इन नेचर का मतलब ये हुआ कि जिस दिन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ, यानी कि 26 जनवरी 1950 से, उसके बाद के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा, उससे पहले ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका मतलब ये मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति ऑफेंस कमिट करता है 26 जनवरी 1950 से पहले, और वो ऑफेंस था उससे पहले के लॉ के अंदर, हालांकि वो
इसके बाद के लॉ के बाद मतलब कि 26 जनवरी 1950 के बाद वो इनकंसिस्टेंट हो गया हमारे लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, फंडामेंटल राइट के साथ, और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशन बोल के हटा दिया गया। तो क्या वो व्यक्ति को अभी भी सजा मिलेगी? तो हाँ, उस व्यक्ति को अभी भी सजा मिलेगी, क्योंकि ये क्या है, प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है। ये 26 जनवरी 1950 के बाद के चीजों के ऊपर एप्लीकेबल है, उससे पहले एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर किसी व्यक्ति ने ऐसी जगह पे ऑफेंस किया है तो उसको वहां पे सजा मिलेगी, उसको बचाया नहीं जा सकता। यहां पे जब हम पैम्फलेट वाला केस देखते हैं उसके अंदर भी हमें ये बात समझ आती है। तो देखिए, सबसे पहला केस जो यहाँ पे आता है वो है केशवा माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इस केस के अंदर ये बोला गया कि एक व्यक्ति ने पैम्फलेट बांटे जो कि एक इलीगल थे, या फिर जिसको बोल सकते हो कि गलत थे हमारे प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के हिसाब से 1949 के अंदर। तो एज पर प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ वो क्या थे, इलीगल थे। तो और जब 26 जनवरी 1950 के बाद हमारा क्या आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल हो गया, और ये जो लॉ था जो पैम्फलेट के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा था ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। तो अब अगर इस तरीके का एक्ट अब कोई करता तो उसके ऊपर सजा नहीं दी। लेकिन कोर्ट ने बोला कि ये जो हमारा आर्टिकल 13 है वो प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है, नॉट रेट्रोस्पेक्टिव है। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पीछे से इफेक्ट आना। तो इस व्यक्ति ने उससे पहले ये क्राइम कमिट किया था जब ये इलीगल था, और यहाँ पे उसने वो क्राइम कमिट किया था, उसको उसके अंदर सजा होगी, क्योंकि यहाँ पे उसको आर्टिकल 13 हमारा बचा नहीं पा रहा। ये इस केस के अंदर बात बोली गई। यहीं पे हमारे सामने इसी चीज से हमारे सामने एक प्रिंसिपल आया या एक डॉक्ट्राइन आया, जिसको हम क्या बोलते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ सीवियबिलिटी। डॉक्ट्राइन ऑफ सीवियबिलिटी मतलब कि कोई पर्टिकुलर क्लॉज अगर किसी लॉ का इलीगल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट है, तो वो जितना पार्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उसको हम सीवियर कर देंगे, अलग कर देंगे, और वो बाकी का जो लॉ है वो हमारे ऊपर एप्लीकेबल रहेगा और हम उसको आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, ये बात बोली गई। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अभी भी देख सकते हो फिल्टर वाली चीज की, हमने यहाँ पे एक फिल्टर की तरह लगा दिया कि जो हमारा ये चीज है इसको फिल्टर की तरह लगा दिया कि जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से इस फिल्टर से होकर चीज निकल रही है, अगर वो इसको पास कर पा रही है तो वो हमारे ऊपर एप्लीकेबल होगी, अदरवाइज वो एप्लीकेबल नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास केस आया AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का। इस केस के अंदर क्या था कि जो सेक्शन 14 था वो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का, सेक्शन 14 जो था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का, उसको चैलेंज किया गया, क्योंकि इस सेक्शन के अंदर ये बोला गया था कि जब किसी व्यक्ति को जिसको अरेस्ट किया गया उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा कि किस रीजन से उसको कोर्ट में या लॉ के सामने प्रेजेंट किया गया है। सेक्शन 14 के अंदर ये बात कही गई थी। तो ये भी जो है हमारी अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, जिसको हटाया गया, और इसी से हमारे सामने डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स उभर कर आया। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स बोलते हैं कि कोई भी लॉ जो है वो वॉइड एबनिशन नहीं होगा, लेकिन वो अनएनफोर्सेबल हो जाएगा फॉर अ टाइम बीइंग, मतलब कि उसके ऊपर एक शेडो लग जाएगी कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है, इसलिए ये जो पार्ट है एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर कभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ तो इसके ऊपर ये जो ग्रहण लगा है ये हट जाएगा और ये चीज वापस से एग्जिस्टेंस के अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पे आर्टिकल 13 के सब क्लॉज 1 के अंदर हमारे पास दो डॉक्ट्राइन आते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ सीवरेबिलिटी और डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, जो हमें जानना जरूरी है, जिसके साथ हमारे पास ये दो केसेस आते हैं। इतनी बात अगर हमें पता है तो आर्टिकल 13 का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा कवर हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर, जो बहुत छोटी सी बात बोलता है कि अब ये तो हो गई कॉन्स्टिट्यूशन से पहले की बात, मतलब कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। उसके बाद आते हैं पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। अब अगर हमें कंट्री में जी रहे हैं तो हमने पार्लियामेंट्स को ये राइट दिए हैं कि वो हमारे लिए समय समय पर लॉज बनाता रहे, जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जो भी जरूरत होती है उस हिसाब से वो हमारे लिए लॉज बनाए। तो यहाँ पे आर्टिकल 13 के सेकंड पार्ट में ये बोला कि जो भी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज बनेंगे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंट्स होने के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी लॉज बनेंगे वो कोई भी ऐसे लॉज नहीं बनेंगे जो कि हमारे फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट हो, मतलब कि हमारे फंडामेंटल राइट को तोड़ रहे हो। कि कोई भी स्टेट का मतलब क्या, आर्टिकल 12 के अंदर जो हमने पढ़ा, लॉ नहीं बनाएगी जो कि इनकंसिस्टेंट हो हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ। और मान लीजिए कि पार्लियामेंट अपनी आर्बिट्ररी पावर्स यूज करके कोई ऐसा लॉ बना भी देता है तो उस लॉ को क्या बोला जाएगा, वॉइड बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट हो रहा है। ऐसा आप बहुत बारी देखते भी होंगे, आजकल जो भी चीजें चलती है हम देखते भी हैं उसके अंदर। तो ये
दो पार्ट्स हो गए, सेकंड पार्ट में इतनी सी बात बोलेगी, लेकिन यहाँ पे हमारे सामने केस भी आता है जिसका नाम है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स। क्या नाम है? स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स। यहाँ पे लेबर वेलफेयर फंड एक्ट को चैलेंज किया गया और यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन आया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या वो एप्लीकेबल होंगे नॉन सिटीजन ऑफ कंपनी के ऊपर। तो जैसा कि हमारे फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं कि वो सिर्फ अधिकार, जो स्पेशल प्रिविलेजेस हैं, ये किसको मिलती हैं? सिटीजन्स को मिलती हैं। तो ये क्या नॉन सिटीजन्स ऑफ कंपनी को भी अवेलेबल होंगे? तो जैसा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है कि ये जो राइट्स होंगे, फंडामेंटल राइट्स, ये हमारे सिर्फ सिटीजन्स को मिलेंगे। तो नॉन सिटीजन्स और कंपनी जो है वो सिटीजन नहीं है, इसलिए जो हमारा लेबर वेलफेयर फंड एक्ट है वो वैलिड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इन्हीं के ऊपर इसको चैलेंज किया गया था। तो इतनी सी बात हमें समझ आई कि नॉन सिटीजन और कंपनी के ऊपर हमारे फंडामेंटल राइट्स एप्लीकेबल नहीं होते। अगर कोई लॉ इनके साथ इनकंसिस्टेंट होता है, मतलब कि इनके फंडामेंटल राइट्स को ब्रेक करता है, तो वहां पे हम अपने राइट्स को मांग नहीं सकते। वो राइट जो है, मतलब जो लॉज बनाए जाएंगे वो लॉज वैलिड बोले जाएंगे, उसको आप खत्म नहीं करवा सकते ये बोल के कि वो हमारे फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट हो रहे हैं। यहां तक इतनी बात हमें समझ आती है। फिर आर्टिकल 13 का अगर थर्ड पार्ट का है, उसने हमें बताया कि लॉ क्या होता है। ये जो हम बार बार लॉ वर्ड यूज कर रहे हैं, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो लॉ है क्या? कि कोई भी लॉ जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो लेकिन लॉ का मतलब क्या होगा वो हमें यहाँ पे बताया गया। यहाँ पे इसने बोला लॉ का मतलब सभी लॉज, सभी नोटिफिकेशन, सभी रूल्स रेगुलेशंस, सभी कस्टम्स, यूसेज, इस तरीके की कोई भी चीज है तो वो लॉ के अंदर इंक्लूड हो जाएगी। इसके अलावा कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आता है तो वो भी लॉ के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर किस नेचर का है, इंस्ट्रक्टिव या गाइडलाइंस के नेचर का है, तो फिर वहां पे उसको हम लॉ नहीं मानेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो लॉ है इसके अंदर पर्सनल लॉज भी इंक्लूड नहीं होंगे, जैसे हमारे मुस्लिम लॉज, हिंदू लॉज या कोई भी पर्सनल लॉज जो होंगे वो आर्टिकल 13 मतलब जो आर्टिकल 13 है वो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो थर्ड पार्ट में इसने अपनी बात बताई। अब हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है आर्टिकल 13(4), जो कि शुरू से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, अपने पार्लियामेंट्री पावर्स को बहुत बढ़ाने के लिए। आर्टिकल 13 का जो फोर्थ पार्ट है उसने बेसिकली इतनी सी बात बोली कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाएगा तो उस अमेंडमेंट को लॉ नहीं माना जाएगा, और अगर लॉ नहीं माना जाएगा तो मतलब कि आर्टिकल 13 उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ना तो वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ माना जाएगा, ना ही वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ माना जाएगा। तो अगर वो इनकंसिस्टेंट होता है हमारे फंडामेंटल राइट से, आप उसको वॉइड डिक्लेयर नहीं करवा सकते। अब यहां पे एक तरीके से पार्लियामेंट की आर्बिट्री पावर सामने आई। इसके लिए हमारे पास कुछ केसेस आते हैं जिससे हमें समझ आता है कि ये आर्बिट्री पावर्स को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कर्टेल कर दिया, खत्म कर दिया कि तुम कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अपनी मनमानी नहीं चला सकते। ये बात यहां पे आई। अब देखिए ये कैसे चीज आई। सबसे पहले हमें समझना होगा, क्योंकि ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, तो इसके लिए सबसे पहला केस आया शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसके अंदर बोला गया कि आर्टिकल 14 कहता है कि जो ये सारी बातें हैं, मतलब कि जो पार्लियामेंट है वो किसके बारे में बात कर रहा है? ओनली टॉक्स अबाउट ऑर्डिनरी लॉज, मतलब कि ये जो चीजें हैं ये सिर्फ ऑर्डिनरी लॉज के लिए एप्लीकेबल होंगी, अमेंडमेंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगी, क्योंकि अमेंडमेंट जो है वो ऑर्डिनरी लॉ नहीं है। इसलिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए पार्लियामेंट अगर कोई अमेंडमेंट लाती है उसके ऊपर आर्टिकल 13 हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा, और अगर वो अमेंडमेंट हमारे फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट होती है तब भी वो हमारे ऊपर एप्लीकेबल होंगी। ये बात बोली इस केस के अंदर। लेकिन ये बात ज्यादा दिन तक टिकी नहीं। एक केस आया गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जिसके अंदर इसको ओवर रूल कर दिया गया पहली बात को, और बोला गया कि आर्टिकल 13 जो है दोनों ही चीजों को इंक्लूड कर रहा है, चाहे वो ऑर्डिनरी लॉ हो चाहे वो अमेंडमेंट हो। इस बात को देख के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त के, उन्होंने बोला इससे तो मेरे पास जो पावर्स हैं वो मेरे हाथ से चली जाएंगी। इसलिए उन्होंने 24th अमेंडमेंट की और ये आर्टिकल 13(4) को ऐड किया। 24th अमेंडमेंट के अंदर उन्होंने एडिशन किया और उन्होंने बोला कि जब भी कोई अमेंडमेंट की जाएगी अंडर आर्टिकल 368 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम एज ए नॉर्मल लॉ चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑर्डिनरी लॉ नहीं है। इसी वजह से हमारे सामने आया डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब कि हमें यहाँ पे दो चीजें पता होनी चाहिए। आर्टिकल 13 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर है, और आर्टिकल 368 जो हमारे
पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। ये दो बातें हमें पता है। अब देखिए, जब ये अमेंडमेंट की गई, इसके बाद एक केस आया हमारे सामने, बहुत ही फेमस केस, बहुत ही लैंडमार्क केस, जिसको हमने डिटेल में भी डिस्कस कर रखा है, केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसके अंदर बोला कि जो 24th अमेंडमेंट है और जो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में बात बोली गई, ये दोनों ही बातें सही हैं, दोनों ही बातें सही हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डू एग्जिस्ट। आप अमेंड कर सकते हो हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी, आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड कर सकते हो, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को हिला नहीं सकते, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्ट करता है। ये बात बोली गई और इसी से हमारे सामने डॉक्ट्राइन आया, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का। अब इस बात को देख के फिर वही जो सेम प्राइम मिनिस्टर दोबारा थे हमारे, उन्होंने कहा कि यार मेरे को वो पावर्स नहीं मिल रही जो पावर्स मुझे चाहिए एज ए डिक्टेटर। एक तरीके से देखा जाए तो डिक्टेटरशिप लाने की कोशिश की जा रही थी। तो उन्होंने क्या किया, एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम आज बोलते हैं, जो हमारी 42nd अमेंडमेंट थी, जिसको हम इंदिरा गांधी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इतनी सारी अमेंडमेंट्स की गई और अपने को इतनी ज्यादा पावर्स दी गई, जिसके अंदर से दोबारा से वही बात अपने आप को दी गई कि हम लॉ को अमेंड कर सकते हैं किसी भी तरीके से और उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा। जो दोबारा से ओवर रूल किया गया हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कौन से केस के अंदर, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंदर दोबारा वही बात बोली गई। और साथ ही साथ जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट भी हमारे सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि कोई भी अमेंडमेंट जो है वो हमारा पार्लियामेंट कर सकता है, लेकिन वो जो अमेंडमेंट किया गया है वो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू होके गुजरेगा। जुडिशरी हमें बताएगी कि क्या वो हमारे फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट तो नहीं है, क्या कहीं वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हिला तो नहीं रहा। अगर हमारे पार्लियामेंट को ये बात ठीक लगती है तो वो जो अमेंडमेंट की गई वो हम पे एप्लीकेबल होगी, अदरवाइज उस अमेंडमेंट को खत्म कर दिया जाएगा हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये चीजें हमारे आर्टिकल 13 के अंदर जो बातें हमने समझनी थी, आई होप आपको समझ आया और मैंने कोशिश करी कि जितनी भी चीजें आर्टिकल 13 के अंदर मैं उसको पूरा करूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।